के एक बहुत गंभीर मामले की जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। किसी भी देश के लिए दो तरह के थ्रेट होते हैं, यानी कि खतरा होता है। एक खतरा होता है बाहरी और एक खतरा होता है आंतरिक। बाहरी खतरों से देश की सेना हमारी रक्षा करती है और आंतरिक खतरों से खुफिया एजेंसी, पुलिस और सैनिक बल के जवान, तमाम एजेंसियां हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन समस्या तब बढ़ने लगती है जब सस्ती सियासत के नाम पर देश के आंतरिक खतरों को नजरअंदाज कर दिया जाए या फिर उस खतरे का समर्थन किया जाने लगे किसी और भाषा में। और आजकल हमारे मुल्क में यही हो रहा है, या यूं कहें कि आजकल नहीं, लगभग 2 दशक पहले जो खेल शुरू हुआ वो अब तक जारी है, जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया होगा। इसलिए मैं आज इस बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। लेकिन इस खतरे को लेकर हमारी सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैदी से लगी हुई हैं और इसे खत्म करने पर काम कर रही हैं। पर कड़वी हकीकत यह भी है कि देश में सियासत का जोर भी है, जो इस खतरे को जानते हुए भी सिर्फ वोट बैंक के लिए इस आग से खेलने को तैयार है। चलिए मैं आपको और पहेलियां नहीं बुझाता हूं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं देश में बढ़ते रोहिंग्या मुसलमानों की, जिनकी संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2018 में केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि कई रोहिंग्या गंभीर अपराध, मानव तस्करी, देश विरोधी गतिविधियां, मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी दस्तावेज तैयार करने जैसे तमाम अपराधों में शामिल हैं। और इनमें से कई फर्जी पैन कार्ड और वोटर कार्ड के साथ इस देश के अंदर रह रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों ने गैर कानूनी ढंग से देश में प्रवेश किया है, इसलिए ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और इनसे आंतरिक सुरक्षा को एक बड़ा खतरा है। रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख था। लेकिन मैं आज यह जानना चाहता हूं कि देश के अंदर ये जयचंद और आस्तीन के सांप कौन है जो अपने ही देश को खोखला करने पर आमादा हैं। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा रोहिंग्या। देश में रोहिंग्याओं का रहनुमा कौन? यूपी एटीएस ने 2 रोहिंग्याओं को दबोचा। भारत में अवैध तरीके से रोहिंग्याओं की एंट्री। यूपी में एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी एटीएस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो भारत में अवैध रूप से रोहिंग्याओं की एंट्री कराता है। एटीएस ने उन्नाव और नोएडा से 2 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया। आरोप है कि यह गैंग यूएनएचसीआर में पंजीकरण कराकर देश के कई शहरों में उनके खाने और काम दिलाने की व्यवस्था करता था। इसके लिए फर्जी दस्तावेज भी तैयार कराए जा रहे थे। एटीएस को दोनों की देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने के सबूत लगे हैं। एटीएस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि म्यांमार निवासी रोहिंग्यों का गिरोह रोहिंग्यों को बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध रूप से भारत लाता है तथा उनका यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी में पंजीकरण कराकर देश और प्रदेश के विभिन्न शहरों में स्थापित करता है। पुलिस ने इनके पास से 5 लाख रुपए और भारतीय दस्तावेज बरामद किए। दोनों आरोपियों ने यह नहीं बताया कि पैसा कहां से आया। दरअसल एटीएस को सूचना मिली थी कि बांग्लादेश के रास्ते अवैध तरीके से रोहिंग्याओं को भारत लाया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए 2 व्यक्तियों के नाम नूर मोहम्मद, जिसे नोएडा से गिरफ्तार किया गया है, वो मोहम्मद फारूक के नाम से रह रहा था। इसके भाई शाहिद को उन्नाव से गिरफ्तार किया गया। एटीएस टीम ने छापेमारी कर 7 फर्जी पासपोर्ट बरामद किया है। पूछताछ के दौरान शाहिद ने बताया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वो भारत में रहता आया था। शाहिद 5 महीने से पत्नी और 4 बच्चों के साथ कासिम नगर इलाके में किराए पर रह रहा था।
उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कि रोहिंग्याओं को बांग्लादेश से अवैध तरह से भारत में लेकर के आता था। उनका फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड व पैन बनवाते थे और उसके बाद उनको यहाँ पर मथुरा, अलीगढ़, उन्नाव, लखनऊ ऐसी जगहों पर उनको काम पे रखवाते थे। ये दोनों म्यांमार के मगरू जिले के निवासी हैं। दरअसल रोहिंग्याओं का पंजीकरण कराने के बाद उन्हें अलीगढ़, उन्नाव, मथुरा, नोएडा में काम दिलाया जाता था, जिसके बदले उनसे धन उगाही की जाती थी। पुलिस ने बताया कि दोनों से पूछताछ के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की पूछताछ में फारूक ने बताया कि वो रोहिंग्याओं को बांग्लादेश के रास्ते अवैध रूप से भारत में लाते हैं। एटीएस उत्तर प्रदेश के द्वारा भारतवर्ष में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या दो रोहिंग्या व्यक्तियों के गिरफ्तारी के संबंध में बुलाई गई है। पूछताछ में पता चला कि इनकी मां और बहन भी अलीगढ़ में रहती हैं। इनके बाकी साथियों को जिन्हें बांग्लादेश से भारत लाया गया है, उन तमाम लोगों की जानकारी जांच टीम जुटाएगी। अभी तक 1600 रोहिंग्याओं को चिन्हित किया गया है, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस अब दोनों का डीएनए टेस्ट कराएगी। इसके साथ ही इन दोनों ने पुलिस को कुछ और नाम बताए हैं। सभी से पूछताछ के बाद इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज मैं मानवाधिकार के उन ठेकेदारों को ढूंढ रहा हूं जो गला फाड़ फाड़ कर रोहिंग्या मुसलमानों के पक्ष में दलील रखते थे, उनके दर्द पर अपनी आंखों से टेसुए बहाते थे, उन्हें अपने कलेजे का टुकड़ा बताने तक से पीछे नहीं हटते थे, भारतीय सरजमी पर उनका खुली बाहों से स्वागत करते थे। शायद मानवाधिकारों के ऐसे ठेकेदारों को अपनी देश की आंतरिक सुरक्षा से कोई मतलब है ही नहीं, या यूं कहें कि उन्हें इस देश से कोई मतलब नहीं है। सुख, समृद्धि और सौहार्द की कोई चिंता नहीं है। उन्हें तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला किरदार निभाना है। अपने देश में रोहिंग्या मुसलमानों के पक्ष में दिखने वाले लोगों से मुझे बहुत कोफ्त होती है। ऐसे लोगों से मेरा बस एक ही सवाल होता है कि हम रोहिंग्याओं की वजह से अपने देश की आंतरिक सुरक्षा से आखिर खिलवाड़ क्यों करें? देश के संसाधनों पर बिन बुलाए मेहमान बन चुके रोहिंग्या मुसलमानों का बोझ क्यों ला दें? बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के रिफ्यूजी कैंपों में रह रहकर भारत की जमीन पर अवैध तरीके से पलने की हसरत पाले रोहिंग्याओं को हम बर्दाश्त क्यों करें, जबकि रोहिंग्या मुसलमानों को खुद उनका ही देश म्यांमार उन्हें रखने को, उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और वो पीढ़ियों से म्यांमार में रह रहे हैं। 2014 में म्यांमार ने 10 लाख की आबादी वाले रोहिंग्या मुसलमानों को जनगणना तक में शामिल नहीं किया था। कहने का मतलब यह है कि म्यांमार सरकार ने 10 लाख लोगों को नागरिकता नहीं दी थी, तो फिर हम अवैध तरीके से दाखिल हो रहे रोहिंग्या मुसलमानों को इस देश में ठिकाना क्यों दें? बंगाल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के कुछ इलाकों के बाद अब ये रोहिंग्या उत्तर प्रदेश को भी अपना ठिकाना बनाने लग गए हैं। हालांकि अवैध तरीके से यूपी में उनकी जड़ें जमाने में मंशा कामयाब नहीं हो पा रही है। दरअसल यूपी एटीएस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे 2 रोहिंग्या मुसलमानों को धर दबोचा, जिनमें शामिल नूर मोहम्मद नाम का एक शख्स अलीगढ़ में रहता है। हालांकि उसे गिरफ्तार नोएडा से किया गया है। नूर मोहम्मद फारूक के नाम से रह रहा था, जिसे हुई पूछताछ के आधार पर उसके भाई साहिल मोहम्मद को उन्नाव से पकड़ा गया है। दोनों म्यांमार के अकियाब जिले के रहने वाले हैं। यूपी पुलिस का दावा है कि दोनों गिरफ्तार किए गए लोग भारत में अवैध रूप से रोहिंग्याओं की एंट्री करवाते थे, और इसके लिए वो पहले दिल्ली में मौजूद यूएनएचसीआर यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय में लोगों का बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाते थे, फिर रिफ्यूजी के तौर पर देश के दूसरे हिस्सों में उन्हें भेज दिया जाता था। इसके बाद फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारतीय दस्तावेज जैसे
पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट तैयार कर रोहिंग्याओं को भारतीय नागरिक के तौर पर पहचान दिलाया जा रहा था, जिसके बाद रोहिंग्या मुसलमान आधार कार्ड के आधार पर सरकारी सुविधाओं का लाभ भी लेने लगे थे। इसके बाद रोहिंग्या मुसलमानों को कई फैक्ट्रियों, जिनमें मीट कंपनियां भी शामिल थीं, उनमें मजदूर के तौर पर काम दिलाते थे, जिसके वो बदले में बांग्लादेश या म्यांमार से अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए रोहिंग्या मुसलमानों से धन उगाई करते थे। यूपी पुलिस ने दावा किया है कि रोहिंग्या मुसलमानों के सरकारी दस्तावेजों को तैयार करने वाला यह गिरोह देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल है। साहिल मोहम्मद के पास से 5 लाख रुपए और भारतीय दस्तावेज बरामद हुए हैं। यूपी एटीएस की पूछताछ में साहिल मोहम्मद यह नहीं बता पाया कि उसके पास 5 लाख रुपए कहां से आए। नूर मोहम्मद के सगे भाई साहिल मोहम्मद ने पूछताछ में यह भी बताया कि अलीगढ़ में उसकी मां रहती है, जिसके बाद दोनों भाइयों और उनकी मदर का डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला यूपी पुलिस ने किया है। इसके लिए फिंगरप्रिंट तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि दोनों गिरफ्तार लोगों के दावों की सच्चाई का पता चल सके। यूपी एटीएस को यह भी पता चला है कि नूर मोहम्मद और साहिल मोहम्मद खुद 6 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। नूर मोहम्मद और साहिल मोहम्मद ने पूछताछ में कई और रोहिंग्याओं के नाम बताए हैं, जिनकी सरगर्मी से यूपी पुलिस तलाश कर रही है। बाकायदा लिस्ट बनाया जा रहा है कितने लोगों की भारत में एंट्री करवाई इन लोगों ने। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रोहिंग्या मुसलमान जिन देशों में मौजूद हैं, वहां वो कानून व्यवस्था के लिए खतरे का सबब बने हुए हैं। खुद बांग्लादेश और म्यांमार रोहिंग्या मुसलमानों को आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं और प्रधानमंत्री शेख हसीना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यहां तक कह चुकी है कि रोहिंग्याओं की वजह से कॉक्स बाजार में हिंसा, ड्रग्स और मानव तस्करी के मामले बढ़ने लगे हैं। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट की वजह से हिरासत में चल रही स्टेट काउंसिलर और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू ची भी कह चुकी हैं कि रोहिंग्या मुसलमान आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, जिनकी वजह से म्यांमार में कई आतंकी हमले हुए। तो मैं पूछता हूं उन लोगों से जो लोग इनकी मदद करते हैं, आखिर आपका क्या फायदा है? देश की सुरक्षा सर्वोपरि होती है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के सवाल की। हमारे मित्रों ऐप के दर्शकों के लिए, रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हमने पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री ने आज टीका लगवाकर वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को एक साथ जवाब दे दिया है, और आपने अपनी राय वीडियो बनाकर हमें भेजी है। तो आइए देखते हैं आज के टॉप वीडियोस। कोरोना के आतंक के बाद बहुत खुशी की बात है कि वैक्सीन लोगों के लिए अवेलेबल होंगी, और बहुत गर्व की बात है कि वैक्सीन में से एक भारतीय होगी, जिस पे इनिशियली थोड़े सवाल उठे थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय बायोटेक की कोवैक्सीन को लगाकर उसके विश्वसनीय होने का एक संकेत लोगों तक पहुंचाया, और इस कोवैक्सीन की रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुकी है। तो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। हैप्पी वैक्सीनेशन। कोविड-19 जैसी महामारी से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय रह गया था, वो था इसका वैक्सीन बनना। और जब इसका वैक्सीन भारत में ही बना, तब काफी विरोधियों ने इस पर आपत्ति भी जताई। और मेरी राय में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने इस वैक्सीन का टीकाकरण लेकर उन सारे विरोधियों की बोलती बंद कर दी है जो कहते थे कि यह वैक्सीन सेफ नहीं है। और साथ ही इस वैक्सीन का टीकाकरण लेकर मोदी जी ने यह भी साबित कर दिखाया कि देश में बनी हुई कोविड-19 की वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। और साथ ही इस मुद्दे पर हमने कुछ और लोगों से भी बातचीत की। मोदी जी ने ये साबित कर दिया एक वैक्सीन, अपनी कोरोना की वैक्सीन लगा करके, कि वो सब प्रथम पुरुष हैं जिन्होंने विपक्ष का मुंह बंद कर दिया। जो विपक्ष सवाल उठाया करता था उनके ऊपर कि मोदी जी वैक्सीनेशन क्यों नहीं लगाते, उन्होंने लगा के विपक्ष के क्या जितने भी उनके अगेंस्ट सवाल उठाने वाले थे, आज उनके मुंह में ताले पड़ गए हैं।